नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर लाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 12.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पीछे की क्लासों के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वो क्लासें अटेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 12.3। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। एक पॉजिटिव थॉट और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम परिमेय हमारी 12.3 की एक परिमेय है, उस परिमेय को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूं। तो अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी जो कॉपी है उसमें आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो देखो क्या है कि ये जो परिमेय है 12.8 परिमेय है और इस परिमेय में दो चीज़ें काम में आएगी जो पीछे आपने क्लास में पढ़ी है। क्या है देखो, पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एक कोई त्रिभुज है और उसकी कोई समान भुजाएं, दो या दो से अधिक समान भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा का सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होता है। पहली बात ये नोट करेंगे आप, ठीक है। तो आप देखो नोट लिख लेंगे रेड पेन से NOT नोट लिख के, और एक नंबर लगेंगे। क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। पहला नोट, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, यदि कोई त्रिभुज है और इसके एक भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं बहिष्कोण, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष पर बना बहिष्कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। ध्यान देंगे कि ये जो कोण है इसका मान किसके बराबर होगा, अन्य दो कोण इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। समझ में आ गई। तो दूसरा नोट क्या लिखेंगे आप कि किसी, या ये लिख लो, त्रिभुज के एक शीर्ष पर बना बहिष्कोण अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। समझ में आ गया। बहिष्कोण होता है वो अन्य दो जो बच गए कोण उनके योग के बराबर होता है। जैसे मान लो कि ये मान लो 40 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है तो ये कोण कितना का हो जाएगा, 40 और 50 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ गई ना। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट करेंगे। अब शुरू करते हैं हमारी परिमेय। तो परिमेय आप अपनी बुक में पढ़ेंगे क्या कह रही है परिमेय, और इसी परिमेय के आधार पर हमारी प्रश्नावली 12.3 है, ठीक है। चलो परिमेय देखो, परिमेय 12.8। एक चाप द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त का चाप, जैसे ये कोई वृत्त है और AB इसका कोई चाप है, ये AB। तो ये कह रहा है कि इस चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण, ये कोण अंतरित कर रहा है। AB जो चाप है ये O बिंदु पर या ये कहे कि केंद्र पर ये कोण अंतरित कर रहा है। अब ये कह रहा है कि ये जो कोण है ये वृत्त का जो शेष भाग है, इधर वाला ये बड़ा वाला जो शेष भाग है, उसमें यदि इस चाप द्वारा कोई कोण बनता है, इस चाप के द्वारा जो कोई कोण बनता है उस कोण का दुगुना होता है। समझ में आ रही बात। यानी ये जो कोण है या इस कोण का आधा होता है, या फिर यह कहे कि ये जो कोण है AOB ये इस कोण का दुगुना होता है। जैसे इसका नाम दे दिया हमने C, ठीक है। तो परिमेय क्या कह रही है ध्यान से समझेगी। मैं आपको समझा देता हूं कि परिमेय का कथन क्या है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दोगुना होता है। यानी कोण C का कोण O क्या है, दुगुना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारी परिमेय कह रही है, परिमेय का कथन है, इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। तो चलो क्या करेंगे, सर्वप्रथम परिमेय
12.8। सर्वप्रथम क्या करेंगे, दिया गया ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का चाप है जो केंद्र पर कोण ए ओ बी व वृत्त के अन्य भाग में कोण ए सी बी अंतरित करता है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। यानी ए बी एक चाप है जो केंद्र पर तो ए ओ बी कोण अंतरित करता है, और अन्य जो भाग है वृत्त का अन्य भाग, ये वाला बड़े वाला भाग, वहां पर ये ए सी बी कोण अंतरित करता है। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना कि ये जो कोण है ये इसका दुगुना होता है। यानी कोण ए ओ बी ये जो कोण है ये इस कोण का दुगुना होता है। कौन से कोण का, ए सी बी इसका क्या होता है, दुगुना होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये 20 का है तो ये 40 का होगा। दुगुने का मतलब समझ गए, अगर ये 60 का है तो ये 120 का होगा। समझ में आ गई बात, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसमें थोड़ी सी रचना की आवश्यकता होगी, वो रचना कर लेते हैं। रचना क्या होगी कि सी को ओ से मिलाना है और पी तक आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बिंदु सी को ओ से मिलाया और बिंदु पी तक आगे बढ़ाया। बस ये हमें रचना करनी है इसमें। अब देखो क्या करेंगे, उपपत्ति करते हैं। ध्यान दो, उपपत्ति में क्या करेंगे। यहां आप क्या देख रहे हैं, देखो एक त्रिभुज देख रहे हैं ए ओ सी, और एक इधर त्रिभुज देख रहे हैं बी ओ सी। दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, और उन्हीं दो त्रिभुजों का सहारा लेके हम सिद्ध करेंगे कि ये जो कोण ए ओ बी है वो कोण ए सी बी का दुगुना है। तो क्या करेंगे, देखो त्रिभुज ए ओ सी में इस त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं कि ए ओ और सी ओ बराबर है। ए ओ बराबर सी ओ क्यों है बराबर, देखो ए ओ भी त्रिज्या है और सी ओ भी क्या है, त्रिज्या है। तो कारण लगेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी मैंने आपको एक नोट लिखाया था, ठीक है। तो अगर ये बराबर है इसलिए इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ए ओ है, इसका सामने का कोण कौन सा है, ए सी ओ। तो कोण ए सी ओ बराबर होगा सी ओ कौन सी है, ये वाली भुजा, और इसके सामने का कोण कौन सा है, ओ ए सी। तो कोण ए ओ सी, ठीक है। और इसका कारण क्या लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ये दोनों कोण बराबर क्यों लिखे हैं हमने, अभी मैंने आपको लिखाया था। इसका कारण आपको यहाँ लिखने है कि ये दो कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा नोट क्या लिखाया था कि किसी त्रिभुज के शीर्ष पर बहिष्कोण का मान अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब आप यहाँ नोट करेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ए ओ सी जो है, ये जो त्रिभुज है इसके इस बिंदु पर, देखो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। यहाँ पर ओ बिंदु है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, ठीक है। और इसको पी तक बढ़ाया हुआ है। ये तो चित्र है हमारा, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं केवल अकेले की। अब यहाँ पर देखो कि ये कोण और ये कोण तो बराबर आ गए क्योंकि सी ओ और ए ओ बराबर है। अब यहाँ आप नोट करो कि इस शीर्ष पर एक बहिष्कोण बना हुआ है, ये बहिष्कोण बना हुआ है, और इस बहिष्कोण का मान अन्य जो दो कोण बच गए उनके योग के बराबर होगा। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या लिखेंगे आप कि ये जो कोण है कौन सा, ए ओ पी, कोण
ए ओ पी, ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, और बहिष्कोण है तो इसका मान क्या होगा, अन्य दो कोणों के योग के बराबर। अन्य दो कोण कौन से हो गए, ओ ए सी प्लस कोण ए सी ओ। अब आप देख रहे हैं कि ओ ए सी और ए सी ओ, तो ये तो दोनों कोण बराबर है, तो मैं क्या कर दूं, ओ ए सी की जगह क्या लिख दूं, ओ ए सी और ए सी ओ। मुझे कौन सा चाहिए, सी चाहिए। ए से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे कौन ये वाला ए ओ बी और ए सी बी से मतलब है, तो इससे रिलेटेड जो कोण है उन्हीं को रखेंगे, बाकी को हम डिलीट कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये जो ए वाला कोण है ओ ए सी, इसको वहाँ से हटा देंगे, यानी ओ ए सी की जगह क्या कर देंगे, ए सी ओ कर देंगे, या बराबर कोण ए सी ओ प्लस कोण ए सी ओ। क्या किया है, ए ओ सी कोण था उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्यों, ये तो दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब क्या है कि कोण ए ओ पी बराबर ए सी ओ और कोण ए सी ओ, कितने ए सी ओ हो गए, तो 2 ए सी ओ हो गए। ये कोण कितने हो गए, 1 और 1, 2 कोण हो गए। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। यानी अभी तक इस त्रिभुज को काम में लिया, अब इसी प्रकार इस त्रिभुज को काम में लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, या आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट त्रिभुज आप कौन सा लेंगे, बी ओ सी। त्रिभुज बी ओ सी में वही बातें बी ओ सी में है, क्या है, आप देख रहे हैं कि ओ बी या बी ओ बराबर सी ओ। क्यों है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होने का कारण। अब आप नोट करेंगे इस त्रिभुज में कि ओ सी और ओ बी जो भुजाएं हैं वो बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा कि बी ओ भुजा कौन सी है, बी ओ ये है, तो इस भुजा के सामने का कोण कौन सा हो गया, बी सी ओ हो गया। तो कोण बी सी ओ बराबर, सी ओ भुजा ये है, सी ओ ये, तो इसके सामने का कोण कौन सा हो गया, ये ओ बी सी, तो कोण ओ बी सी। क्लियर हो गया। फिर से आप नोट करेंगे यहां पर देखो कि कोण बी पी ओ ये इस त्रिभुज का एक ओ शीर्ष पर बना बहिष्कोण है, और बहिष्कोण का मान किसके बराबर होता है, अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप क्या लिखेंगे, कोण बी ओ पी बराबर कोण, अभी जो दो कोण थे ना इनका योग हो जाएगा, क्योंकि ये तो लिखा हमने बी सी ओ, कोण बी सी ओ प्लस कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी इन दो कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ये दो कोण बच गए थे ना, तो इस कोण का मान इनके योग के बराबर हो जाएगा। अभी आपने नोट क्या किया था कि कोण बी सी ओ बराबर कोण ओ बी सी होता है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ओ बी सी की जगह क्या लिख दूंगा, बी सी ओ लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कोण बी सी ओ प्लस ओ बी सी की जगह क्या हो जाएगा, कोण बी सी ओ। तो क्या हो जाएगा, कोण बी ओ पी बराबर बी सी ओ और बी सी ओ, कितने बी सी ओ हो गए, कोण 2 बी सी ओ हो गए। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करेंगे आप दोस्त, क्या है कि ये क्या है, कोण ए ओ पी है, ए ओ पी, और ये कोण कौन सा है, बी ओ पी। तो मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा, ये कोण और ये कोण जोड़ूंगा, तो कोण ए ओ पी नहीं आएगा। ठीक है, कोण क्या आ जाएगा, ए ओ पी, और यही मुझे लेके आना सिद्ध करने में। ठीक है, दूसरी तरफ मैं इसको ये और ये जोड़ूंगा, तो ये कोण आ जाएगा ए बी ए सी बी। ठीक है, तो समझ में आ रहा, तो क्या करेंगे, एक व दो को जोड़ने पर, एक व दो को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखो इधर वाला क्या है, कोण ए ओ पी, इस समीकरण का लेफ्ट साइड वाला भाग, ठीक है, प्लस इसका भी लेफ्ट वाला,
तो कोण BOP, दो समीकरणों को कैसे जोड़ते हैं कि बायां वाला भाग एक तरफ जोड़ते हैं, दायां वाला भाग दूसरी तरफ जोड़ते हैं, बराबर। इसका दायां वाला भाग कौन सा है, 2 कोण ACO प्लस इधर वाला क्या है, 2 कोण BCO। ठीक है, बस हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। आगे क्या करेंगे, देखो AOP ये और BOP ये दोनों कोणों को जड़ेंगे तो AOB नहीं आएगा, तो इसकी जगह क्या लिख दूं, कोण AOB बराबर इस पूरे का मान क्या हो गया, AOB, ये पूरा कोण हो गया जो केंद्र पर अंतरित होता है, बराबर। यहाँ इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ गया, कोण ACO बचा, प्लस 2 बाहर आया तो क्या बचा, कोण BCO, या कोण AOB बराबर 2 ACO, देखो ACO ये वाला इतना कोण प्लस BCO ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो ये पूरा कोण किसके बराबर है, ACB के तो बराबर है। तो क्या कर देंगे, कोण इसकी जगह क्या आ जाएगा, ACB, कोण ACB, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः किसी चाप द्वारा केंद्र पर, ये बार बार आप चीजें लिखोगे तो याद हो जाएगा, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। समझ आ गया। तो ये प्रमेय थी आपकी प्रमेय 12.8। अच्छी तरह से आपको इसको याद करना है और आपको इसको सिद्ध करना भी आना चाहिए। परीक्षा में पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है। तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसका अभ्यास करेंगे।